नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है और हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 27 तक चर्चा कर ली थी। यह क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नए नवेले कथन हैं, इन्हें देखना है आपको और बताना है इसके बारे में। तो इसमें आगे बढ़ें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। यह जो पूरी सीरीज आप देखते हैं इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का होता है और यह बाइलिंगुअली एक्सप्लेन की जाती है। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो आप इसके लिए जो वीडियो उपलब्ध है वहां जाकर देख सकते हैं। पापा वीडियो बन चुका है हिंदी माध्यम का, इसी सीरीज का बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन भी की गई है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाला या बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में देखना है तो आप यहाँ बने रहिए। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कुछ पेड ग्रुप के बारे में है और कुछ जो अन्य कार्यक्रम है उनके बारे में है। तो हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए चलते हैं। इसके अलावा यूपी SSS और EPFO के लिए भी इन्हें संचालित किया जा रहा है। और जो माध्यम है वो यहाँ पे टेलीग्राम है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, इसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप के जरिए ये सारे कोर्सेज संचालित होते हैं और इनसे जुड़कर आप घर बैठे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जुड़ने की इच्छा अगर हो तो ये जो कॉलिंग नंबर हैं, 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, इन प्रोग्रामों का आप पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे ही एक फ्री वाला ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और भी कई हैं ऐसे फ्री वाले, जैसे कि वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अन्य भी कई हैं लेकिन 2 मुख्य हैं, तो इनसे आप जुड़े रहिए। यहाँ आप अवश्य ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है और यह नोटिफिकेशन आपको लगातार देता रहेगा। यहाँ पर आपको लगातार निरंतर रोज के रोज सूचनाएं मिलती रहेंगी और आयोग से जुड़े हुए जो निर्णय होते हैं या चैनल से संबंधित कुछ सूचनाएं होती हैं या वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपसे कोई भी चूक नहीं जाएंगे, मतलब आपको टाइमली मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर हमारे वर्तमान में 4 चैनल चल रहे हैं, ऑफिशियली 4 चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उपलब्ध हैं। तो उन चारों चैनलों पर आप जुड़े रहिए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, अगर आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो जो आप देखते हैं उसको सिर्फ देखिए और सुनिए नहीं, बल्कि उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट आप करेंगे तो आपके वो खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके रिवीजन के समय वो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ट्विटर पे हमारा चैनल सक्रिय है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसके साथ बने रहिए, हमें सहयोग कीजिए। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा, ये कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसका सिलेक्शन आपको करना है और नीचे आपके ऑप्शंस हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं, मतलब वाक्यों को देख लेते हैं। तो इवरी पर्ल ऑफ स्टेट क्राउन, यहाँ पे पर्ल का मतलब क्या है, मोती है। तो स्टेट क्राउन का जो प्रत्येक मोती है इज अ कंडेंस्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉलिंग फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स टीयरफुल आइज। दिस इज अमीर खुसरोज स्टेटमेंट। यहाँ पर कहा गया है कि अमीर खुसरो ने ऐसा कहा कि प्रत्येक जो राजमुकुट का मोती है, राजमुकुट में जड़ा हुआ जो मोती है वह किसान के आंखों से गिरी हुई रक्त की बूंद है। रक्त की काफी घनी बूंद है, गाढ़ी बूंद के समान है। कहने का मतलब यह है कि किसानों की मेहनत की कमाई को चूस कर सुल्तान मुकुट धारण करता है और अपने ऊंचे ओहदे को यहाँ पे कायम रखता है। इस प्रकार की बातें अमीर खुसरो ने कही है। इसके बाद जो अगला वाला है उसमें कहा गया है कि व्हेन अल्लाह डज नॉट टेक अवे द लिवलीहुड ऑफ हिज पीपुल, हाउ कैन आई रिमूव समवन फ्रॉम हिज ऑफिस। ये जो स्टेटमेंट है ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड आइडियल्स ऑफ शरीयत व्हेन ही अटेंड द किंगडम। यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में, मतलब किसी रूलर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस रूलर का नाम हमें पता करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में ये कहा गया है वो व्यक्ति, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया है बल्कि स्टेटमेंट को देने वाले आदमी का नाम दिया है। तो ये स्टेटमेंट मिनहाजुद्दीन सिराज का है। मिनहाजुद्दीन सिराज के बारे में आपने पीछे देखा था, तो यहाँ पर उसी का नाम दिया हुआ है कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसे लिखा है कि ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड आइडियल्स ऑफ शरीयत। जो शरीयत के रूल और आइडियल्स थे, मतलब शरीयत जो है उसके जो नियम कायदे थे उससे ये क्वाइट इंडिपेंडेंट था,
अब ये कौन था इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। When he attained the kingdom, जब इसने राज्य की शुरुआत की थी, जब इसने राज्य को धारण किया था। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको देख लीजिए। There is a strong belief among Indians that there is no country like them, no king, no science. This statement is from अल-बरूनी। अल-बरूनी ने ऐसा कहा कि एक यहाँ पे दृढ़ विश्वास है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है भारतीयों का कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजाओं जैसा कोई राजा नहीं है, और उनका जो उन्नत विज्ञान है वैसा विज्ञान और वैसी तकनीक कहीं विकसित नहीं हुई है। ये सब भारतीयों का अपना दृढ़ विश्वास है, ऐसा अल-बरूनी का कहना था। अब आपको ये बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। चारों को आप देख रहे हैं और ये रहे आपके ऑप्शंस, देख लीजिए। जो नॉट करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 3 ओनली। इसमें जो इनकरेक्ट है वो खोजना था, मतलब नॉट करेक्ट खोजना था, तलाश करनी थी उसकी। तो जो थर्ड वाला है वो सही नहीं है। थर्ड वाला कौन सा है तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड आइडियल्स ऑफ शरीयत व्हेन ही अटेंड द किंगडम। जब उसने किंगडम को अटेंड किया तो उस समय वो क्वाइट इंडिपेंडेंट था, जो शरीयत के रूल और आइडियल्स थे उनसे। ये जो स्टेटमेंट है ये मिन्हाजुद्दीन सिराज का है। अब देखिए इसके बारे में सही जानकारी क्या है। ये वाला स्टेटमेंट इसमें सिर्फ गलत था और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। जो नॉट करेक्ट हो उसको खोजना था, बाकी जितने हैं वो सही है। तो इसमें जो 3 ओनली है वो करेक्ट हो जाएगा, सी वाला हमारा विकल्प होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड आइडियल्स ऑफ शरीयत व्हेन ही अटेंड द किंगडम। जियाउद्दीन बर्नी, ये लिखने वाला स्टेटमेंट लिखने वाला आदमी कौन था? जियाउद्दीन बर्नी था, न कि मिन्हाजुद्दीन सिराज। जियाउद्दीन बर्नी हैज डिस्क्राइब्ड मोहम्मद तुगलक इन हिज बुक तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही नाम की अपनी किताब में जियाउद्दीन बर्नी ने यह जो कथन है इसे लिखा है। और यह किसके बारे में है? तो किसके बारे में है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ये मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा गया है, और लिखने वाला कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तो यहां पर दिया हुआ था मिन्हाजुद्दीन सिराज, इसलिए वो नाम गलत था, वो स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद कहा गया है कि एवरी पर्ल ऑफ स्टेट क्राउन इज कंडेंस्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉलिंग फ्रॉम पुअर पीजेंट्स। जो गरीब प्रजा है उसकी आंखों से गिरी हुई जो रक्त की बूंद है, रक्त की बूंद का मतलब आंखों से खून नहीं टपक रहा है, मतलब यह है कि खून पसीने की जो कमाई है प्रजा की, उसको चूस कर राजा किसी सिंहासन को धारण करता है। उसका जो मुकुट होता है उसके प्रत्येक मोती की कीमत हर किसान के आंसू और उसका पसीना होता है। ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये कथन अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो का ये कोट है, और इसमें मोरलैंड के द्वारा इसका जिक्र किया गया है। मतलब ये वाक्य जो है ये अमीर खुसरो का है, लेकिन इसे लिखित रूप में दर्ज करने वाले जो व्यक्ति थे वो मोरलैंड थे, कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अमीर खुसरो हैं। तो इसके आधार पे हमने सी वाले का चयन किया है। मतलब जो थर्ड वाला इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग की ही तलाश थी। बाकी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और फोर्थ वाला भी सही है। फोर्थ वाला भी सही है कि यहाँ पर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ एमंग इंडियंस, मतलब भारतीयों में एक दृढ़ विश्वास था कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है। तो ये दृढ़ विश्वास था नहीं, बल्कि ये तो अभी भी है। हम अपने आगे किसी को रखते थोड़े ही हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ी महाशक्ति क्यों ना आ जाए। यहाँ अपनी अकड़ जो है, अपना कॉलर जो है वो हमेशा ऊंचा रहता है, और रहना भी चाहिए। अपनी मातृभूमि पर, अपने देश पर गर्व हर भारतीय को होना चाहिए, और हर देशवासी को होना चाहिए। सिर्फ भारत ही क्यों, हर देश के नागरिक को अपनी मातृभूमि पर अभिमान होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये आज के समय में भी प्रासंगिक है। हम भारतीय जो है ये विश्वास करते हैं कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, और सही में नहीं है। हमारी जन्मभूमि जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो स्टेटमेंट है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ वेस्ट वाज यूज बाई अरब टू अटैक इंडिया। अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के चक्कर में जिन रास्तों का इस्तेमाल किया गया, जिन रूट्स को यूज किया गया, उसके बारे में यहाँ कुछ कहा हुआ है। क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट वाले रूट हैं, मतलब जो पश्चिम वाले मार्ग हैं, उनमें से किसका अनुसरण अरबों के द्वारा किया गया था। मतलब अरब लोगों ने किसको फॉलो किया था और उसके जरिए भारत पर आक्रमण किया था। तो इससे हमें एक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो पश्चिमी रास्ते से भारत में आए थे। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं। वाटरवेज अलोंग द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन के अलोंग, मतलब जो तट रेखा है भारत की, उसके अलोंग जो वाटरवेज हैं, जल मार्ग है, उसके सहारे ये आए थे। सेकेंड वाला जो है उसमें कहा गया है कि फ्रॉम बोलन वैली, जो बोलन की खाड़ी है वहां से ये आए थे। फ्रॉम हैबर वैली, जो हैबर वैली है वहां से इनका आगमन हुआ था। या जो
एज ऑफ मकरान है, वहां से इनका अटैक होता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा रास्ता अरबों के द्वारा भारत पर अटैक करने के लिए चुना गया था। देख लीजिए, और इसमें हमें जो करेक्ट है उसकी तलाश करनी है। ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने है। पश्चिमी मार्ग का अनुसरण करके अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, ये हम जानते हैं, लेकिन किस रूट का उन्होंने यूज किया ये यहाँ पे आपको बताना है। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, सभी सही हो सकते हैं, या कोई एक भी ठीक हो सकता है। देख लीजिए और बताइए। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आल। आल यानी डी वाला। मतलब ये है कि इसमें जितने रास्ते थे सबको यूज करके अरब लोग जो है वो भारत में आए थे और यहाँ आक्रमण किया था। भारत को लूटने की जो ख्वाहिश है वो बहुत से लुटेरों के दिमाग में रही है और बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्होंने देश को पहुंचाया है। यहाँ आके लूटपाट की, और सिर्फ लूटपाट नहीं की, तोड़ फोड़ कर गए। जो प्राचीन यहाँ की सभ्यता थी उसको नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन हम अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। हमारा विकास रुका नहीं है, भले ही हमें थोड़ा पीछे ढकेलने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जो हमारी जिंदा दिली है वो बनी हुई है। तो यहाँ देखिए, अरबों के द्वारा जो आक्रमण किए जाते हैं इसमें चारों रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो वाटरवेज हैं, जो जल मार्ग हैं, उनको यूज किया जाता है। बोलन वैली वाला जो रास्ता है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हैबर वैली का जो मार्ग है उसको यूज किया जाता है। इसके बाद जो एज ऑफ मकरान है वहां से भी आक्रमण होते हैं। इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो इसमें जो आल वाला ऑप्शन है वो सही होगा। यहां आप देख लीजिए, इसका जो डी वाला विकल्प है वो ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द अरब्स यूज दीज 4 रूट्स टू इन्वेड इंडिया। भारत में आक्रमण के लिए अरबों ने इन चारों रास्तों का यूज किया था। इसके बाद थर्ड वाला, माफ कीजिएगा, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 था, जिसमें यह पूछा गया था कि अरबों के द्वारा भारत में आने के लिए, भारत में आक्रमण के लिए किस रास्ते का यूज किया गया था। वो पश्चिम से तो आते हैं, ये बात तय है, लेकिन पश्चिम से आने के चक्कर में भारत में प्रवेश करने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो सारे जितने संभव रास्ते होते हैं उनको अपनाते हैं, चाहे वो पहाड़ी मार्ग हो, मैदानी मार्ग हो, या जो पानी वाला रास्ता है वो हो। अब जो 30वें नंबर का प्रश्न है उसको देखिए। यहां पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैड ट्रेड रिलेशन विथ अरब्स। यहां पर किस बंदरगाह का व्यापारिक संबंध अरबों के साथ था। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसका ट्रेड रिलेशन यानी जो व्यापारिक रिलेशन है वो अरबों के साथ था। अब नीचे जो आपको 1 2 3 4 करके दिख रहा है वो कुछ पोर्ट्स के नाम है, मतलब कुछ बंदरगाहों के नाम है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से किसका ट्रेड रिलेशन अरबों के साथ मौजूद था। इसमें पहला जो है वो थाना है, इसके बाद देवल है, इसके बाद खंभात है और सोपारा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा जिसका संबंध अरबों के साथ था, वहां से इनके व्यापारिक रिश्ते जुड़े हुए थे। विकल्प आपके सामने है, सभी सही हो सकता है या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, देखकर बताइएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा आल यानी डी वाला। इसमें जितने हैं सब ठीक है, मतलब सभी जितने स्थानों का नाम दिया है, जितने पोर्ट्स का नाम दिया हुआ है, सबके ट्रेड रिलेशन यहाँ पे अरबों के साथ थे। मतलब इनके जो रिलेशन थे वो अरबों के साथ बने हुए थे। थाना है, देवल है, खंभात है और सोपारा है। आगे चलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द अरब्स हैड सेंचुरीज ओल्ड ट्रेड रिलेशन या लिंक विथ पोर्ट ऑफ थाना, देवल, खंभात, सोपारा। इसके अलावा कोलीमल्ली और मालाबार, ये सब पोर्ट्स के नाम हैं जहां से इनके संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। अ शिप लेडेन विथ गुड्स ट्रेवल्ड फ्रॉम दीज पोर्ट्स टू यूरोप वाया सीरिया एंड इजिप्ट। अब यहाँ से जो माल लदे हुए जहाज होते थे जो कि गुड्स लाद कर यात्रा करते थे वो यूरोप पहुंचते थे। मतलब यूरोप तक उनके पहुंचने की जो रफ्तार होती थी वो कहाँ से होकर जाते थे, सीरिया और इजिप्ट से होकर पास करते थे। उनका जो रूट होता था उसको बताया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ जानने की आवश्यकता यह है कि जो थाना, देवल, खंभात, सोपारा या मालाबार और कोलीमल्ली जैसे पोर्ट हैं उनका यूज यहाँ पे अरबों के साथ व्यापारिक संबंध के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी ऑल पे हम लोग निशान लगाएंगे। अब चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ अरब्स टुक प्लेस इन 636 AD ड्यूरिंग टाइम ऑफ खलीफा उमर। अरबों का जो पहला आक्रमण था भारत में, सफल आक्रमण है या नहीं ये बात यहाँ नहीं कही गई है। सफल आक्रमण दूसरा था, लेकिन एक पहले आक्रमण के तौर पे अगर देखा जाए तो प्रथम आक्रमण भारत पे अरबों का जो हुआ था वो 636 ईस्वी में होता है, खलीफा उमर के समय में। इसका जिक्र एकदम शुरुआत में इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में हो चुका है। तो बताइए ये खलीफा उमर के समय में हुआ था अथवा नहीं। इसके बाद द सेकेंड इन्वेशन ऑफ अरब्स टुक प्लेस इन टाइम ऑफ खलीफा उस्मान। खलीफा उस्मान के टाइम पीरियड में अरबों का जो सेकेंड इन्वेशन था भारत में, मतलब जो दूसरा विजय अभियान था, आक्रमण था,
वो होता है 644 ईस्वी में। और इसके बाद कहा गया है कि मीर कासिम रीच्ड इंडिया फॉर द विक्ट्री ऑफ सिंध, मतलब सिंध पर विक्ट्री प्राप्त करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए मीर कासिम भारत आता है 711 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तीनों आपने देखे। पहले वाले में ये कहा गया है कि 636 में अरबों का पहली बार भारत पे आक्रमण होता है और उस समय जो मध्य एशिया था वहां पे जो खिलाफत साम्राज्य था उसमें खलीफा उमर का शासन था। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि अरबों का जो सेकेंड विजय अभियान होता है, आक्रमण होता है, वो खलीफा उस्मान के समय में 644 में होता है। और मीर कासिम के बारे में कहा गया है कि ये भारत पहुंचता है सिंध विजय के लिए 711 ईस्वी में। आपको बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। विकल्प देख लीजिए दोस्तों। अरब यानी जो अरेबियन लोग थे ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने भारत पे आक्रमण किया है, अटैक किया है, तो उसमें ये पहले थे। मकरान का जो डेजर्ट वाला पोर्शन है वहां के प्लेन रूट से, मतलब जो समतल मार्ग है, वहां से ये सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए थे। तो ये तो सफलता की बात है। और यहाँ पे मीर कासिम का जिक्र आता है, लेकिन उसके आक्रमण से पहले, मतलब मीर कासिम का जो सिंध पर आक्रमण था उससे पहले खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना में विजय के लिए एक अभियान भेजा गया था। मुंबई का जो थाने है वर्तमान में, उस समय थाना के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे एक अभियान भेजा जाता है, लेकिन ये असफल रहता है। और इसी अभियान के दौरान भारत में लोग पहली बार इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम जैसी कोई चीज़ है, मतलब इस्लाम एक धर्म है, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। बाहर से कोई आता है, भले ही वो आक्रमण के उद्देश्य से ही क्यों ना आया हो, तो उससे हमें नई सूचनाएं, नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ भारत के लोगों को इस्लाम का परिचय प्राप्त होता है और ये 636 ईस्वी थी। तो इसमें जो पहला वाला है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि अरबों का जो पहला आक्रमण था वो 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे हमें सही वाला नहीं खोजना है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दूसरा जो विजय अभियान था वो खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में होता है और इस समय जो सेनापति रहता है वो अब्दुल्ला बिन उमर रहता है। वह स्थल मार्ग से मकरान वाले क्षेत्र से, जो पश्चिमी सिंध है, वहां प्रवेश करता है। ये अभियान रहता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड विजय अभियान है या इन्वेशन है अरबों का, वो खलीफा उस्मान के समय में 644 में होता है। ये बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला भी सही है, दूसरा भी नहीं हो सकता। अब बचता है तीसरा वाला। इसमें यह कहा गया है कि मीर कासिम भारत आता है सिंध विजय के संदर्भ में 711 ईस्वी में। तो क्या ये सही है? तो देख लीजिए 708 में, यहाँ पर कुछ जो बैकग्राउंड है उसको जान लीजिए। 708 ईस्वी में यानी 708 एडी में दमिश्क के खलीफा वलीद को, दमिश्क का खलीफा उस समय वलीद रहता है, उसे सिंघल देश के राजा, सिंघल देश का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, श्रीलंका का जो किंग था, राजा था, उसके द्वारा कुछ भेंट भेजी जाती है, उपहार भेजे जाते हैं। मतलब ये है कि जो श्रीलंका का किंग रहता है, रूलर रहता है, वो दमिश्क के खलीफा को कुछ गिफ्ट भेजता है। और जो गिफ्ट था वो जहाज के जरिए आ रहा था, पानी का जो जहाज था, जल मार्ग के द्वारा। और सिंध का जो बंदरगाह था, सिंध के पास बंदरगाह कौन सा था? देवल था। देवल एक पोर्ट था। तो वहां पर कुछ जो समुद्री दस्यु होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो इसे लूट लेते हैं। यहाँ पे समुद्री डाकुओं के द्वारा इसे लूट लिया जाता है। और जब लूट लिया जाता है तो जो हज्जाज रहता है उसने 711 में इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा दाहिर को दंड देने के लिए, उस समय दाहिर का शासन रहता है, तो उसे दंड देने के उद्देश्य से उबैदुल्लाह और फिर बुदैल के नेतृत्व में अभियान भेजा। यहाँ पे अभियान भेजता है। तो ये बात 711 की है, मतलब 708 में जहाज को लूटा जाता है और उसका बदला लेने के लिए लगातार कोशिशें होती हैं। और 711 में फिर कई एक के बाद एक सैन्य अभियान आते हैं, उन्हें आपने देखा। तो उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में अलग अलग अभियान भेजे जाते हैं, लेकिन ये उतने सफल नहीं होते हैं, इनमें असफलता हाथ लगती है। और अंत में मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा जाता है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम सिंध पर सफल आक्रमण करता है। तो यहाँ पर जो सन है वो कौन सा है? 712 ईस्वी है और यहाँ दिया है 711। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें होगा थर्ड वाला यानी 3 तीसरा वाला जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 711, जबकि वहां होना कितना चाहिए? 712 होना चाहिए। मीर कासिम के द्वारा जो सफल विजय अभियान यहाँ पे चलाया गया था भारत में, सिंध विजय वाला जो अभियान था, वो 712 का है। तो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमें खोजना था। बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें जो जानकारी दी है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ वही चीजें बताई गई हैं। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ अरब टुक प्लेस इन 636 AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खलीफा उमर विच वॉज अनसक्सेसफुल। मतलब यह जो अभियान था ये असफल रहता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है
वो अरबों का जो अभियान था वो खलीफा उस्मान के समय में 644 में आता है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल्लाह बिन उमर, यहाँ पे जो लीडर रहता है, सेनापति रहता है, वो अब्दुल्लाह बिन उमर रहता है। वो वही वेस्ट सिंध वाला जो रास्ता है, मकरान वाला मार्ग है, वहाँ से प्रवेश करता है लैंड रूट के थ्रू। और उमर जो है वो डिफीट कर जाता है, मतलब पराजित हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, उमर जो है वो डिफीट करता है द रूलर्स ऑफ मकरान एंड सिंध। मकरान और सिंध के जो राजा होते हैं उन्हें उमर पराजित करता है। बट इवन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू मर्ज इट विद द किंगडम। यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दी हैं। इसके बाद ये कहा गया है, मुख्य जो इसमें है वो देख लीजिए, मीर कासिम अटैक सिंध। यहाँ पे मीर कासिम जो है वो अटैक करता है सिंध पर। कब करता है? 712 ईस्वी में। यही जानकारी वहाँ पे दी हुई थी, वहाँ 711 दिया था, इसीलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इनके बारे में हमने देख लिया है तो इसमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो थर्ड वाला पैरा है उसको देखिए। यहाँ ये कहा गया है कि मीर कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम इसी का नाम है, तो 712 ईस्वी में ये सिंध पर सफल आक्रमण करता है लैंड रूट के थ्रू। स्थल मार्ग के द्वारा ये आक्रमण होता है। कैसे? तो मकरान के जरिए ये सिंध में प्रवेश करता है। मकरान वाला जो रास्ता है वहाँ से ये सिंध पर आक्रमण करता है। ये जानकारी थी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 32। इसमें ये कहा गया है कि द लुटेरा, लुटेरा का मतलब क्या? जो रॉबर्स होते हैं, जो लूटपाट करते हैं, अर्थात डाकू की बात कह सकते हैं। तो लुटेरा कास्ट ऑफ सिंध इंक्लूडेड। अब यहाँ पे जो लुटेरे थे सिंध वाले क्षेत्र में, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, मतलब कौन कौन सी जो प्रजातियाँ थी, कौन कौन सी जो जातियाँ थी वो लुटेरों की श्रेणी में आती थी। आपने देखा कि जो दमिश्क के खलीफा को गिफ्ट भेजा जा रहा था, उसे सिंध के पास जो देवल बंदरगाह है, देवल पोर्ट है, वहाँ लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। तो ये लुटेरे किस तरह के होते हैं, मतलब ये कौन से लुटेरे हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। मेद है, इसके बाद यहाँ पे टंकमार है, और इसके बाद खजराज है और कुर्क है। ये प्रजातियों के नाम है, मनुष्य की जातियां हैं, और ये लुटेरों के तौर पे वहाँ काम करते थे या नहीं, हमें ये बताना है। इसमें से कौन से जो थे वो रॉबर्स थे, रॉबर्स की कास्ट के तौर पे देखे जाते थे। ये क्षेत्र जो है ये सिंध है। और ऑप्शन आपके सामने है 1, 2 एंड 4 वनली, 1, 2 एंड 3 वनली, 3 वनली या फिर ऑल, देखकर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1, 2 एंड 4 वनली। इसमें जो पहले, दूसरे और चौथे स्थान पे जातियों का नाम दिया है वो लुटेरे का काम करती थी, यानी लूटपाट मचाती थी। 1, 2 एंड 4 का मतलब ये है कि मेद, इसके बाद जो टंकमार थे वो, और कुर्क। खजराज के द्वारा ये काम नहीं किया जाता था, खजराज का जो संबंध है वो इससे नहीं था। तो ये लुटेरा प्रजाति थी, रॉबर्स थे जो कि सिंध क्षेत्र में सक्रिय थे। और इन्हीं में से किसी एक ने जो खलीफा वलीद के लिए गिफ्ट भेजा जा रहा था श्रीलंका के राजा के द्वारा, उसको लूट लिया था 708 में। और वहीं से सारा झगड़ा स्टार्ट होता है। मतलब भारत की ओर जो अरब लोग थे उनका इंटरेस्ट इसी वजह से होता है। मतलब यहाँ पे बदला लेने के उद्देश्य से एक के बाद एक अभियान भेजे जाते हैं और अंत में सफलता मिलती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जो ए वाला है वो, यानी 1, 2 एंड 4 वनली। इसमें पहला, दूसरा और चौथा जो थे वो रॉबर्स के ग्रुप थे। आगे चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला जो है उसमें कहा गया है कि द नेक्स्ट खलीफा आफ्टर सुलेमान वाज हिशाम। मतलब सुलेमान के बाद जो अगला खलीफा था वो हिशाम था, ऐसा यहाँ दिया है। इसके बाद अगला कहा गया है कि जुनैद वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिंध ड्यूरिंग हिशाम टाइम। मतलब हिशाम के समय में, हिशाम के शासनकाल में जुनैद को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सिंध का, सिंध क्षेत्र का गवर्नर बनाया जाता है, ये दिया हुआ है। इसके बाद ये कहा गया है कि पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय, ये लंबा सा नाम है तो इसे ध्यान दीजिएगा। पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय एज्यूम द टाइटल ऑफ सॉलिड पिलर ऑफ द दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का जो सॉलिड पिलर है, इस नाम से या इस टाइटल से पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय को संबोधित किया जाता है। ये इसमें तीसरा स्टेटमेंट है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको देख लीजिए। तमीम वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर जुनैद। जुनैद के बाद तमीम को सिंध का गवर्नर अपॉइंट किया गया। ये 4 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जो करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। चारों को आपने देख लिया, अब जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ सही हो सकते हैं, देख कर बताइए। ये आपके ऑप्शन है और ये आपके स्टेटमेंट है। इसे आपने देखा और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब है 2, 3 एंड 4 वनली। यहाँ पर करेक्ट खोजना था तो दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है, इसमें करेक्ट है। जो पहला वाला है वो गलत है, पहले वाले में कमी है।
तो आइए देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है कौन सा, और उसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा जिसे कि हमने सी वाले ऑप्शन के तौर पे चुना है वो सही कैसे हुआ। तो पहला वाला गलत है। इसमें ये कहा गया है कि द नेक्स्ट खलीफा आफ्टर सुलेमान वाज हिशाम। सुलेमान के बाद जो अगला खलीफा था वो हिशाम था। ये स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है। बाकी तीनों सही है कि जुनैद जो है वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर किसके, सिंध के, और उस समय हिशाम का शासनकाल रहता है। इसके बाद जो तीसरा वाला है पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय, इन्हें सॉलिड पिलर कहा जाता है दक्षिणापथ का, ये भी ठीक है। और तमीम वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर जुनैद, ये भी ठीक है। तो आइए इसका जरा आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर इसका सी होगा, यानी 2, 3 एंड 4 ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उमर बिकेम द सेकेंड खलीफा आफ्टर सुलेमान। सुलेमान के बाद जो अगला खलीफा होते हैं वो उमर होते हैं, मतलब उमर जो है वो नेक्स्ट खलीफा के तौर पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हिशाम का नाम नहीं होगा बल्कि उमर का नाम होगा, इसलिए पहला वाला गलत हो गया था। यहाँ हिशाम नहीं होगा बल्कि उमर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। और इसके बाद इसका जो सन दिया है वो देख लीजिए। सुलेमान का जो टाइम पीरियड था वो 717 से लेकर 720 का था। इन हिज टाइम जय सिंह एक्सेप्टेड मुस्लिम रिलीजन। यहाँ पे जय सिंह के द्वारा मुस्लिम धर्म या इस्लाम को स्वीकारा गया था इसी के शासनकाल में। द नेक्स्ट खलीफा वाज मेड हिशाम। अब इसके बाद जो अगला खलीफा बनता है वो हिशाम बनता है। कहने का मतलब समझे, सबसे इसमें शुरुआती जो है वो सुलेमान है, सुलेमान के बाद उमर, उमर के बाद तब हिशाम। यहाँ पर जो शासनकाल है उसको देखिएगा तो 717 से लेकर 720 ये जो टाइम पीरियड है ये सुलेमान का है। उसके बाद वाला जो समय है वो उमर का है, और उसके बाद वाला जो टाइम है वो हिशाम का है, 724 से लेकर 743 का। ड्यूरिंग दिस टाइम जय सिंह रिकंटिन्यूड या रिनाउंस्ड इस्लाम, मतलब इन्होंने फिर से इस्लाम से वापसी की थी, इस्लाम से अपने धर्म में ये वापस लौट आए थे। इनका नाम क्या है, जय सिंह है। तो जय सिंह इसी के शासनकाल में यानी हिशाम के शासनकाल में वापस अपने धर्म में वापस लौट आए थे, यानी इस्लाम इन्होंने कबूला था। एक बार इस्लाम इन्होंने उमर के शासनकाल में कबूला था, और फिर जो अगला खलीफा होता है यानी हिशाम, उसके शासनकाल में ये वापस अपने धर्म में लौट आते हैं। तो ये जानकारी है, और उसके आधार पे हमने देखा कि उमर यहाँ पे सुलेमान के बाद दूसरा खलीफा बनता है, और यहाँ जो नाम था वो गलत दिया था। अब आगे चलते हैं, अगले वाले पैरा को देख लेते हैं। इन द नौसारी इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय ही हैज बीन कन्फर द टाइटल ऑफ सॉलिड पिलर ऑफ दक्षिणापथ। मतलब ये जो नौसारी इंस्क्रिप्शन है ये किसका है, पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय का है। इसमें इन्हें सॉलिड पिलर कहा गया है दक्षिणापथ का। फॉर डिफीटिंग द अरब्स, अरबों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, यानी अरबों को इन्होंने हराया था और उसी के उपलक्ष्य में इनका नाम सॉलिड पिलर के तौर पे जाना गया। मतलब इन्हें दक्षिणापथ का सॉलिड पिलर इस नाम से पुकारा गया। इन द ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ भोज नागभट्ट फर्स्ट यानी नागभट्ट प्रथम इज क्रेडिटेड विथ डिफीटिंग द म्लेक्ष और अरब्स। अरबों को यहाँ पे म्लेक्ष के नाम से संबोधित किया गया। मतलब ये मध्य एशिया से आने वाले या जो चीन की ओर से आक्रमण होते थे उनको भी यहाँ पे असुर और म्लेक्ष के नाम से संबोधित किया जाता था। यहाँ जो हिंदू वंशों का शासन था वो इन्हें असुर और म्लेक्ष के नाम से जानते थे। जो चाइना की ओर से आते थे उन्हें असुर कहते थे, और जो इधर पश्चिम की ओर से आक्रमण करते थे या आते थे उन्हें म्लेक्ष कहते थे। मतलब ये कहने का तात्पर्य था कि इनका रहन सहन अच्छा नहीं होता था, असुरों को और म्लेक्षों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे म्लेक्षों के दमन के उपलक्ष्य में यहाँ दिया हुआ है ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में, जो कि भोज का है। तो नागभट्ट प्रथम को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है, जिन्होंने डिफीट किया था अरबों को या म्लेक्षों को। ये हमने देखा, और इसका जो आंसर है वो सी वाला होगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला वाला है वो इसमें गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। इसमें कहा गया है, फिर से स्टेटमेंट आपके सामने है, ये स्टेटमेंट लगातार चलते आ रहे हैं। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। At the end of 9th century of Khalifa's control over Sindh completely ended. यहाँ ये कहा गया है कि जो खलीफाओं का कंट्रोल था, खलीफाओं का जो नियंत्रण था सिंध के ऊपर, वो कंप्लीटली इंडेड हो गया, यानी समाप्त हो गया। कब? 9वीं शताब्दी के अंत तक। एट द एंड ऑफ 9th century यानी 9वीं शताब्दी का अंत होते होते जो खलीफा का कंट्रोल था वो सिंध के ऊपर से कंप्लीटली खत्म हो गया, ऐसा दिया है। इसके बाद कहा है कि जिम्मी, यहाँ पे एक नाम मतलब एक शब्द का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है जिम्मी मीन्स पीपुल हु हैव एक्सेप्टेड मुस्लिम रिलीजन। यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट करने वाले जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्हें जिम्मी के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि आफ्टर द सिंध कॉन्क्वेस्ट द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया
वाज मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा पहली बार जजिया वसूला गया जो सिंध विजय थी उसके उपरांत। सिंध विजय के बाद अरबों का यहाँ पे जो सिंध वाला प्रांत था वहाँ अधिकार हो जाता है और वहाँ पर पहली बार जजिया की वसूली की जाती है। तो वसूली कौन करता है, ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ मीर कासिम ये काम करता है। इसके बाद जो चौथा वाला है उसको देख लीजिए। द ओरिजिन प्लेस ऑफ हिंदसा इज इंडिया। हिंदसा का जो जन्म स्थान है वो भारत है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हिंदसा क्या है, तो हिंदसा के बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ चारों स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत है उसका सिलेक्शन आपको करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप देख रहे हैं और इसके जो विकल्प हैं उसको भी देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है टू ओनली। इसमें जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, वो कौन सा है, सिर्फ दूसरा। और उसी के आधार पे हमने बी वाले विकल्प का चयन किया है। यह जो लोग थे जो कि मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट करते थे उन्हें जिम्मी के नाम से संबोधित नहीं किया जाता था। ये यहाँ पे गलत दिया है। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। पहला वाला सही है कि 9वीं शताब्दी का अंत होते होते जो खलीफा का कंट्रोल था सिंध के ऊपर वो कंप्लीटली एंड कर जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद ये कहा गया है कि आफ्टर द सिंध कॉन्क्वेस्ट द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया। जजिया टैक्स जो था, जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, उसे वसूलने वाला जो सिंध कॉन्क्वेस्ट था, मतलब सिंध विजय थी, उसके उपरांत जो शासक था वो मीर कासिम था। ये बिल्कुल ठीक है। मीर कासिम ने पहली बार जजिया वसूला था, ये पहली बार ऐसा किया गया था। इसके बाद द ओरिजिन प्लेस ऑफ हिंदसा इज इंडिया। हिंदसा का जो जन्म स्थान है वो भारत है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो नॉट करेक्ट था वो खोजना था, तो इसमें सिर्फ जो सेकेंड वाला है वो नॉट करेक्ट है और उसके आधार पे हमने बी का सिलेक्शन किया है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एट द एंड ऑफ 9th century द खलीफा कंट्रोल ओवर सिंध कंप्लीटली इंडेड। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो खलीफा थे उनका कंट्रोल सिंध के ऊपर से, सिंध प्रांत के ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ओनली 2 स्मॉल प्रिंसली स्टेट मंसूरा एंड मुल्तान, मतलब मंसूर और मुल्तान, ये जो 2 प्रिंसली स्टेट हैं ये बचती हैं जिसके ऊपर खलीफाओं का या खिलाफत का कंट्रोल रहता है। बाकी जो पूरा क्षेत्र रहता है वो इनसे स्वतंत्र हो जाता है। अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब्स, मतलब जो मंसूर और मुल्तान के क्षेत्र रहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स रहती हैं, वही अरबों के नियंत्रण में रह जाती हैं, बाकी पूरे क्षेत्र बाहर चले जाते हैं। जिम्मी मीन्स पब्लिक हु एक्सेप्ट मुस्लिम रूल एंड एग्री टू पे जजिया। यहां पर यह कहा गया है कि जो जिम्मी लोग थे वो मुस्लिम रूल को एक्सेप्ट करते थे, न कि मुस्लिम रिलीजन को। इस्लाम को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि जो मुस्लिम रूलर होते थे उनकी अधीनता ये एक्सेप्ट करते थे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। और चूंकि ये गैर मुस्लिम होते थे, मतलब ये इस्लाम को कबूल नहीं किए रहते थे, इसी वजह से इनसे जजिया वसूला जाता था, ये जजिया पे करते थे। यहाँ बड़ा अंतर है दोनों में। तो जिम्मी का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि मुस्लिम रूलर्स के शासन को कबूल कर लेते थे, उनका विरोध नहीं करते थे और उनके अधीन रह के जो जीवन है अपना बिताना स्वीकार करते थे और जजिया देना मंजूर करते थे। ये बातें हैं। और देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू अल बरूनी के अनुसार द साइंस ऑफ नंबर्स यूज बाई अरब्स। यहाँ पे अरबों के द्वारा जो नंबर्स के साइन, नंबरों के जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते थे, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू सिंबल्स। वो हिंदू चिन्हों का या हिंदू जो सिंबल्स हैं उनका एक सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। द ओरिजिन प्लेस ऑफ हिंदसा। अब हिंदसा का मतलब क्या है यहाँ जान लीजिए। तो अरेबिक नेम ऑफ द नंबर्स, जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनको अरबी भाषा में हिंदसा कहा जाता है। उनका अरबी नाम हिंदसा है। जो अंक हम लिखते हैं, जो संख्याएं हम लिखते हैं, उन्हें अरबी भाषा में, अरेबियन लैंग्वेज में हिंदसा कहा जाता है। तो इसका जन्म स्थान भारत है और इनके जो आकार प्रकार है वो अधिकतर जो हिंदू सिंबल है उनसे मेल खाते हैं। ये बातें हैं और इसका वर्णन अल बरूनी ने अपनी किताब में, जो तहकीक हिंद नाम की किताब है, उसमें किया है। ये हम देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो बी वाला है, मतलब दूसरा वाला है, वो इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमें खोजना था। यहाँ ये कह दिया गया था कि जो जिम्मी नाम के लोग होते थे, मतलब इसका मतलब होता था कि ऐसे लोग जो कि मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट करते थे, रिलीजन नहीं रूल को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ रिलीजन और रूल में अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ फिर से 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इसमें कहा गया है कि नौशीरवान इज द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र। नौशीरवान ये जो ग्रंथ है ये अरेबिक ट्रांसलेशन है पंचतंत्र का। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी और उसका अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या अरबी भाषा में अनुवाद नौशीरवां के नाम से हुआ है। इसके बाद दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि आफ्टर मंसूर हारून बिकम खलीफा। मंसूर के बाद हारून जो है वो खलीफा बनते हैं और इनका जो समय था वो 786 से लेकर मतलब
86 से लेकर 808 एडी तक का था। इतनी ईस्वी तक इनका शासन रहता है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि लाइक द जो हिंदू मंदिर होते थे भारत में, जो टेम्पल्स होते थे, उनके पेविलियन में उनका जो पूरा परिसर होता था, उनका जो पूरा प्रांगण होता था और उनकी जो चोटी होती थी, उनका जो कलश होता था, शिखर, यहाँ देख रहे हैं ना आप, जो मंदिरों का शिखर होता था और उनकी जो पूरी पेविलियन होती थी, उसका अनुकरण अरबों ने किया है। अरबों ने उसे कॉपी किया है और उसी के सहारे, उसी कला का यहाँ इन्होंने नकल करके जो मॉस्क थी और जो टॉम्ब्स थे उनको बनाया है। मतलब जो मकबरे और मस्जिद है उनमें जो संरचना इन्होंने बनाई है, उसके गुंबदों का निर्माण किया है, वो देखा देखी किया है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और उन्होंने किसकी नकल की है? तो जो हिंदू मंदिर थे उनकी नकल उतारी है, ऐसा यहाँ दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है और सेलेक्ट करना है। देख कर बताइए। ये आपके विकल्प हैं और ये आपका स्टेटमेंट है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर नॉट करेक्ट खोजना था तो वन ओनली, केवल जो पहला वाला है वो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है, बाकी जितने हैं वो एकदम ठीक है। पहला वाला कौन सा? इसमें कहा गया है कि नौशीरवां, ये अरेबिक ट्रांसलेशन है पंचतंत्र का, ये गलत दिया हुआ है, ये जानकारी गलत है। बाकी जो है वो सही है। मतलब इसमें कहा गया है कि मंसूर जो है वो हारून के बाद, माफ कीजिएगा, मंसूर के बाद हारून जो है वो खलीफा बनते हैं 786 में और 786 से लेकर 808 तक इनका शासन रहता है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो मंदिर के पेविलियंस होते थे और उसका जो कलश होता था, ऊपर का शिखर होता था, उसको कॉपी करके अरबों ने यहाँ पर भारत में मस्जिदों और जो मकबरे थे उनका निर्माण करवाया है, उसके गुंबदों की रचना करवाई है। तो ये सही बात है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है उसको देख लीजिए। आंसर इसका ए वाला है, वन ओनली। जो नॉट करेक्ट था उसको हमें खोजना था। तो देखिए नौशीरवां, नौशीरवां इज अ पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र। नौशीरवां का संबंध पंचतंत्र से है, लेकिन यह पारसी भाषा में अनुवाद है या फारसी भाषा में अनुवाद है पंचतंत्र का। ये याद रखिएगा, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है ये भी मायने रखता है। तो नौशीरवां ये पंचतंत्र का पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। इट वॉज ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग खुसरो फर्स्ट टाइम, मतलब खुसरो प्रथम का जो शासन काल था उस समय इसका ट्रांसलेशन होता है। द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र इज कलीला। कहने का मतलब ये है कि जो अरेबिक ट्रांसलेशन था पंचतंत्र का वो कलीला वादमिना के नाम से हुआ है या कलीला के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो इस रूप में, इसका अरेबिक रूप में यानी अरेबिक फार्म में ट्रांसलेशन हुआ है और जो पर्सियन ट्रांसलेशन है उसे नौशीरवां के नाम से जाना जाता है। तो पंचतंत्र के दोनों ही अनुवाद हैं, दोनों का संबंध पंचतंत्र से है। और पंचतंत्र की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आप जानते हैं संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया था और बाद में अलग अलग जो लैंग्वेज थी उसमें इसका ट्रांसलेशन किया गया। तो ये जो नौशीरवां है ये पर्सियन ट्रांसलेशन है और यह जो आप देख रहे हैं कलीला या कलीला वादमिना, ये पंचतंत्र का अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। दोनों ही आप देख लीजिए। इसके बाद जो सेकेंड वाला पैरा है उसको देखिए। आफ्टर मंसूर, मंसूर के बाद हारून बिकम खलीफा, हारून को खलीफा बनाया जाता है 786 में और 786 से लेकर 808 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ही वॉज अ लवर ऑफ लर्निंग, यह जो था यह सीखने का इच्छुक था, मतलब ये शिक्षा अर्जित करने में या सीखने में रुचि रखता था। ड्यूरिंग हिज टाइम द अरब इन्वेडेड वेस्टर्न तुर्किस्तान एंड ब्रॉट द स्कॉलर फ्रॉम नौविहार। नौविहार जो था, नौविहार क्या है यहाँ पे? ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल था। यहाँ से इन्होंने स्कॉलर्स को उठाया और उसके बाद बगदाद ले गए अपने साथ। तो बगदाद ले जाने के पीछे पर्पस क्या था? ये सीखने में या ज्ञान अर्जन करने में रुचि रखता था। इसमें आपने देखा ना कि ही वॉज लवर ऑफ लर्निंग, यह नई नई विद्याओं को, नई नई भाषाओं को सीखने का इच्छुक था। ये हर धर्म, हर कल्चर के बारे में जानने की इच्छा रखता था और इसी के चलते इसने बौद्ध भिक्षुओं का अपहरण किया और जो बौद्ध विद्वान थे उन्हें अपने साथ बगदाद ले गया ताकि उनसे वह बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों को हासिल कर सके और जो स्थानीय भाषाएं हैं उन्हें सीख सके। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसको देखिए। इसमें जो 35 नंबर का क्वेश्चन था इसमें ए वाला करेक्ट होगा यानी वन ओनली। जो नॉट करेक्ट हो उसको खोजना था, तो सिर्फ पहला वाला इसमें गलत है, बाकी जो दोनों जानकारियां हैं मतलब सेकंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। 36 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ अलप्तगीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखकर आपको बताना है कि अलप्तगीन के बारे में कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन करेक्ट है। तो देख लीजिए, ही वॉज अ ऑटोमन स्लेव ऑफ अब्दुल मलिक। यहाँ ये कहा गया है कि अब्दुल मलिक का यह ऑटोमन स्लेव था, रूलर ऑफ बुखारा, जो कि बुखारा का शासक था।
इसके बाद ये कहा गया है कि 956 AD यानी 956 ईस्वी में ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ खुरसान, इसे खुरसान का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद कहा गया है कि गजनवी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई हिम, जो गजनवी राजवंश है या जो पूरी वंशावली है वह इसके द्वारा स्थापित की गई थी। जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ही मेड खुरसान इट्स कैपिटल, इसने खुरसान को अपनी कैपिटल बनाया। अब आपको ये बताना है कि अलप्तगीन के बारे में ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है, जो सही हो उसकी तलाश करके आपको बताना है। तो देख कर बताइए, ये आपके स्टेटमेंट हैं और ये आपके ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट हो उसको खोजिएगा। सभी सही है या इसमें से कुछ ठीक है? जो स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाले का मतलब है कि 1, 2 एंड 3 ओनली, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन चौथा वाला सही नहीं है। चौथा वाला कौन सा? चौथे वाले का मतलब है कि ही मेड खुरसान इट्स कैपिटल, इसने खुरसान को अपनी राजधानी बनाया, ये सही नहीं है। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो आइए जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले देखिए, अलप्तगीन वॉज एन ऑटोमन स्लेव, ये जो अलप्तगीन था यह स्लेव था। किसका स्लेव था? जो अब्दुल मलिक था उसका, रूलर ऑफ बुखारा। यह बुखारा का रूलर था, मतलब बुखारा का शासक था और उसके अधीन ये दास के तौर पे काम करता था, अलप्तगीन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज करेज एंड हार्ड वर्क ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हाजिब उल हजाब। हाजिब उल हजाब के पद पे या उसकी पोस्ट पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है, इनकी नियुक्ति होती है। और किस वजह से? तो इनके साहस और इनके कठोर परिश्रम की वजह से। कोई भी लगनशील और मेहनती अगर एम्प्लॉय होता है तो उसका बॉस उसको प्रमोशन देता है, तो वैसे ही यहाँ भी इन्हें प्रमोशन प्राप्त होती है। और गजनवी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई अलप्तगीन, अलप्तगीन के द्वारा ही गजनवी डायनेस्टी की स्थापना होती है, वह इसका फाउंडर था। द गजनी डायनेस्टी या गजनवी डायनेस्टी वाज अ ब्रांच ऑफ ईरान, द गजनी डायनेस्टी वाज अ ब्रांच ऑफ ईरान, ही मेड गजनी इट्स कैपिटल, इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। Another name of गजनी डायनेस्टी is also यामिनी डायनेस्टी। आपने इससे पहले जो तारीख है यामिनी नाम की पुस्तक देखी है, तो वहां पे यामिनी का मतलब क्या है? ये गजनी के बारे में कहा जा रहा है। तो गजनी डायनेस्टी को हम लोग यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, यामिनी राजवंश के नाम से भी संबोधित करते हैं। और यहाँ जो कैपिटल थी वो गजनी थी, गजनी इसकी राजधानी थी। और वहां क्या दिया है? यहाँ दिया है कि इसने, जो फोर्थ वाला है, इसने खुरसान को अपनी कैपिटल बनाया, तो ये गलत हो जाता है। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। यह बुखारा के रूलर अब्दुल मलिक का ऑटोमन स्लेव था और 956 ईस्वी में इसे खुरसान का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, इसके साहस और इसके कठोर परिश्रम की वजह से, खुश होकर। और गजनवी डायनेस्टी या गजनी डायनेस्टी की स्थापना करने वाला जो फाउंडर था वो अलप्तगीन ही था, ये हमने देखा। और इसकी जो कैपिटल थी वो गजनी थी, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया ऑफ अलप्तगीन टाइम। अलप्तगीन का जो टाइम पीरियड था, इसका जो समय था, उस समय के भारत पे आपको नजर डालनी है और बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। मतलब इसके बारे में जो कहा गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। जो नॉट करेक्ट है उसी की तलाश करनी है। देख लीजिए, एट दिस टाइम देयर वॉज अ किंगडम ऑफ हिंदुस्तानी डायनेस्टी, माफ कीजिएगा, हिंदूशाही डायनेस्टी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब एट दिस टाइम यानी इस समय पर जो एक किंगडम था यानी एक राज्य था, वो क्या था? हिंदूशाही डायनेस्टी का था, यानी हिंदूशाही राजवंश का था, जिसका शासन नॉर्थ वेस्ट में था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में था। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द बाउंड्रीज ऑफ गजनी एंड हिंदूशाही डायनेस्टी स्टार्टेड कोलाइडिंग। दोनों की जो बाउंड्रीज थी, मतलब गजनी का जो पूरा साम्राज्य था उसकी जो बाउंड्री थी और जो हिंदूशाही राजवंश था उसकी जो बाउंड्री थी, दोनों आपस में यहाँ पे कोलाइड करने लगती है। मतलब ये है कि टकराव होने लगता है, दोनों में आपस में ओवरलैपिंग होती है या कोलाइजन होता है। ओवरलैपिंग नहीं होती बल्कि कोलाइजन होता है, टकराव की स्थिति पैदा होती है और इस वजह से संघर्ष होता है। इसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अलप्तगीन डाइड इन 972 AD। अलप्तगीन की मृत्यु 972 ईस्वी में हो जाती है। और चौथा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अलप्तगीन के जो सक्सेसर थे, इसके जो उत्तराधिकारी थे, वो बलक्तगीन के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलप्तगीन का उत्तराधिकारी बलक्तगीन था। अब आपको ये बताना है कि अलप्तगीन के समय के बारे में ये जो घटनाओं का जिक्र किया गया है, उसके बारे में ये जो बताया गया है, इसमें से कौन कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला।
सी का मतलब है 3 and 4 ओनली। इसमें तीसरा और चौथा जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी गलत है। तीसरा और चौथा इसमें नॉट करेक्ट है, और जो नॉट करेक्ट हो उसी की तलाश आपको करनी थी। तो तीसरा और चौथा है कौन सा? देखिए, तीसरा ये वाला है, इसके मृत्यु की जो तारीख दी हुई है, और चौथा कौन सा है? ये दिया हुआ है, इसके सक्सेसर का नाम बलक्तगीन दिया हुआ है। ये दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट हो वही आपका सही है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी वाला। देखिए, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम वाला भाग था, वाज द किंगडम ऑफ हिंदूशाही डायनेस्टी। वहां पर हिंदूशाही राजवंश का शासन था। इट एक्सटेंडेड टू द हिंदूकुश माउंटेन रेंज। इसका जो प्रसार था वो हिंदूकुश जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वहां तक था। काबुल वाज आल्सो अंडर इट्स अथॉरिटी, और काबुल जो था वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता था, इनकी अथॉरिटी में आता था। हेंस द बाउंड्रीज ऑफ गजनी एंड हिंदूशाही डायनेस्टी कोलाइडेड विथ ईच अदर, और यही कारण था कि गजनी और हिंदूशाही डायनेस्टी की जो बाउंड्रीज थी वो आपस में कोलाइड करने लगती हैं, अर्थात टकराने लगती हैं, दोनों में खींचतान होने लगती है। और इसके पीछे कारण कौन है? काबुल। काबुल जो था वो हिंदूशाही डायनेस्टी की अथॉरिटी में आता था, और उस पर गजनी भी अपना हक जमाता था। और अलब्तगीन की मृत्यु होती है 963 ईस्वी में, और यहाँ कितना दिया है? यहाँ दिया है 972, इसलिए थर्ड वाला इनकरेक्ट था, गलत था। ये इसमें जानकारी है। और भी चीजें हैं। अलब्तगीन के सक्सेसर के बारे में देख लीजिए। तो अलब्तगीन का जो सक्सेसर था वो इसका पुत्र था ईशाक। ईशाक इसका बेटा था, जो कि इसका सक्सेसर था। ही रूल्ड फॉर 3 years। इसने 3 वर्ष तक शासन किया। अलब्तगीन के बाद इसने 3 साल तक रूल किया, शासन किया। बलक्तगीन वॉज द कमांडर ऑफ ईशाक, और ईशाक का जो कमांडर था, इसका जो सेनापति था वो बलक्तगीन था। ही टूक ओवर द थ्रोन आफ्टर ईशाक्स डेथ, और ईशाक की जब मृत्यु हो जाती है 3 साल के बाद, जब ईशाक की मृत्यु होती है, तो वहां से सिंहासन पर अधिकार करने वाला जो व्यक्ति था वो बलक्तगीन था। तो बलक्तगीन ये अलब्तगीन के नाम से मिलता जुलता शब्द है, दोनों को देख के लग रहा है कि दोनों में गीन शब्द जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सक्सेसर हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अलब्तगीन का जो पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी वो ईशाक था। उसकी 3 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, 3 साल तक वो राजा बना रहता है, और तब बलक्तगीन का शासन शुरू होता है, वह गद्दी पर अधिकार कर लेता है। ये असल में कौन था? ये इसकी सेना में कमांडर था, इसे हमने देखा, और यह थ्रोन पर ईशाक की डेथ के बाद कब्जा कर लेता है। तो इस आधार पे, इस जानकारी के आधार पे हमने आंसर सी को चुना है। सी का मतलब है थर्ड और फोर्थ वाला इसमें नॉट करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने 37 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। आगे की जो कहानी है वो अगले वीडियो लेक्चर में, और तब तक के लिए नमस्कार।